बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस दास्तान की पहली किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। सरवत मुझसे बात करते करते एकदम खामोश हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर साया सा लहरा गया था। मैंने अपना रुख फेर कर उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और चौंक कर रह गया। वो चार लड़के स्नैक बार में दाखिल हो रहे थे। लड़कों में उनका हेड उर्फ वाजिद वाजी भी शामिल था। वही कम ज़र्फ अमीर ज़ादों वाला हुलिया, लंबे चमकीले बाल, गले में सोने का लाकट और खुले गिरेबान वाली इंपोर्टेड शर्ट। वो बड़ी मस्ती से चलता हुआ हमारे पास से गुजरा। उसके साथियों में से एक दराज का लड़का लोफर से इंडियन गाने की धुन पर सीटी बजा रहा था। उसका हुलिया भी वाजी से मिलता जुलता था। वो चारों हमसे कुछ फासले पर एक मेज के गिर्द बैठ गए। सरवत ने खुश होंठों पर जबान फेर कर कहा, चलो आओ ताबिश, चलते हैं। मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, नहीं, इस तरह उठना ठीक नहीं है। बस ये जो 2 घूंट चाय रह गई है पी लो, फिर उठते हैं। सरवत के चेहरे से साफ जाहिर था कि अब उसे चाय में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और ना मुझसे बातें करने में। अब यहाँ जो भी वक्त गुजरेगा वो सख्त तकलीफ में रहेगी। मैंने कप उठाकर चाय की चुस्की ली तो मुझे लगा कि हाथ कांप रहा है। इस लर्जिश को सरवत की निगाह से छुपाने के लिए मैंने फिर कप नीचे रख दिया। सरवत मेरी मंगेतर थी। वो BSc कर रही थी। मैं MSc के आखिरी साल में था। हम दोनों लाहौर में रहते थे और रिश्तेदार भी थे। वाजिद नामी ये लड़का जो अभी अपनी अपनी टोली के साथ स्नैक बार में दाखिल हुआ, पिछले कई माह से सरवत के पीछे पड़ा हुआ था। वो बस स्टॉप के गिर्द चकराता रहता, जान से सरवत कॉलेज जाने के लिए सवार होती थी। वो सरवत का महल्लेदार भी था। शुरू में तो वो इखलाक के दायरे के अंदर ही रहा। बस 1-2 बार उसने सरवत को अपनी डबल साइलेंसर हुंडा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की कोशिश की, मगर जब एक रोज उसने मुझे और सरवत को माल रोड के शहजान रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखा तो वो कुछ जारियाना मूड में आ गया। वो अब सरवत के कॉलेज के मुतवातर चक्कर भी लगा रहा था और शहजान रेस्टोरेंट में भी 2 बार हमारे पीछे आया था। हमने शहजान में मिलना छोड़ दिया। पिछली बार हम अनारकली के एक स्नैक बार में मिले थे, तब तो खैरियत गुजरी थी, लेकिन आज फिर वाजिद अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ यहाँ आदम का था। हम जैसे तैसे चाय खत्म करके उठना चाह रहे थे। मैंने बेरे को बिल लाने का इशारा कर दिया था, लेकिन वो भी काउंटर पर मसरूफ था। वाजिद ने हमें सुनाने वाले अंदाज में जोर से कहा, यार शकील, चाय पीने के लिए तो ये काफी सस्ती जगह है। शकील बोला, भाई जेब में जितने पैसे हों वैसी जगह ढूंढनी पड़ती है। वाजिद ने कहा, इतना सोना मुखड़ा ऐसी जगह पर हो तो लगता है मखमल में टाट का प्योंद लगा हुआ है, या ये कह लो कि टाट में मखमल का प्योंद। दराजकद लड़के ने लुकमा दिया। उसका नाम कादर था। वाजिद मेज पर हल्का हल्का तबला बजाने लगा, साथ साथ वो गुनगुना भी रहा था, दिल तोड़ने वाले दिल देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। सरवत तेजी से उठ खड़ी हुई, चलो ताबिश। उसने शोल्डर बैग संभालते हुए कहा, मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। लगता था अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। जी चाहता था कि इन खबीसों के मनूस चेहरे नोच लूं, हुलिये बिगाड़ दूं इन लोफरों के, लेकिन इस लेकिन के आगे कई एक सवालिया निशान थे। मैंने खुद को संभाला और काउंटर पर ही अदायगी करता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सरवत मुझसे एक कदम आगे थी। हमारे कम में कोर्स की शक्ल में आवाज लगाई गई, वॉकआउट। मुझे अंदेशा था शायद ये लोग हमारे पीछे बाहर आएंगे और सड़क पर भी बदतमीजी करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम स्नैक बार के अगम में वाक़े पार्क में दाखिल हो गए। मैं अपनी सुजुकी कार की तरफ बढ़ा तो पता चला उसके अगम में 2 अदद दियो हैकल हुंडा मोटरसाइकिलें पार्क है। एक बार फिर रगों में लहू सनसना कर रह गया। ये वाजी वगैरह की ही शरारत थी। अभी हम पार्किंग वाले से बात कर रहे थे कि वाजी और उसके साथी भी वहां पहुंच गए। पार्क लाइट वाले लड़के ने वाजी से कहा, सर जी आपकी मोटरसाइकिल। उन्होंने अपनी गाड़ी निकालनी है। ओहो, वाजी ने चौंकने की अदाकारी की, फिर शाइस्तगी से बोला, गलती हो गई। मैं समझा था ये कार 2-3 घंटे यहाँ रुकेगी। अभी लो जी, मैं हटा लेता हूँ मोटरसाइकिल। उसने जेब में टटोली मगर चाबी नहीं मिली। साफ जाहिर था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो दराज का मत कादर से मुखातिब होकर बोला, कहाँ गई यार चाबी? तेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो मेरी चाबी है और बस मेरे ताले में लगती है। कादर मानी खेज लहजे में बोला, यानी तुम्हारा मतलब है कि कुछ चाबियां एक से ज्यादा तालों में भी लगती हैं? क्यों नहीं यार, होती हैं ऐसी भी। ये चाबियां रंग बिरंगे तालों में लगती रहती हैं, इनको हरजाई चाबियां कहते हैं। वाजिद उर्फ वाजी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, क्यों बराजी, तुम्हारे पास है कोई ऐसी चाबी? क्या मतलब? मैंने खुद को बमुश्किल संभाला। शकील मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, इसका मतलब है आपकी शक्ल सूरत से लगता है कि आपके पास रंग बिरंगे तालों में लगने वाली चाबी है, यानी हरजाई चाबी। कादर ने लुकमा दिया, तुम तमीज से बात करो और ये मोटरसाइकिल पीछे हटाओ। सरवत सट पटा कर बोली, चाबी के बगैर कैसे पीछे हटा लो मिस साहिबा? शकील ने कहा। मैंने बिंदा आकर मोटरसाइकिल की हैंडल पर हाथ रखा और उसे घसीट कर पीछे करना चाहा। नो डोंट टच, वाजी ने खतरनाक लहजे में कहा। तो फिर इसे हटाओ। मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं कह रहा हूँ डोंट टच इट। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला।
और उसके साथ ही मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गया। गुस्से और घबराहट की मिलीजुली कैफियत ने मुझे सरतापा हिला दिया। मुझे लगा मेरा दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। बेहतर हुआ कि इस मौके पर सरवत मेरे आगे आ गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं ताबश, हमें इनसे झगड़ा नहीं करना। वो मुझे धकेलती हुई चंद कदम और पीछे ले गई। मैं सरतापा लड़ रहा था, दिल चाहता था कुछ भी हो जाए, एक बार तो इस खबीस वाजी पर टूट पड़ूं। दूसरी तरफ वाजी बिफरा हुआ शेर नजर आ रहा था। मुझे नहीं लगता था वो मेरी कोई पेश चलने देगा। बेहतर हुआ कि शकील और कादर ने उसका रास्ता रोक लिया। शकील वाजी को पीछे धकेलते हुए बोला, छोड़ो यार, सिंगल पसली बंदा है, जाया शाया ना हो जाए। पता नहीं मेरे मुंह में क्या आया और मैंने क्या कहा। बैर तो ये कोई मुतासर कुन अल्फाज नहीं थे। मैं अपने चकराते हुए जहन को संभाल कर पीछे हटाया। वाजी के दोस्तों ने दोनों मोटरसाइकिलें पीछे हटा दी। वाजी बदसूर मेरी तरफ खुशमगी नजरों से देख रहा था। वो लोग मोटरसाइकिलों पर बैठकर चले गए तो हम भी गाड़ी में आ बैठे। घर में आकर देर तक मैं अपने कमरे में बंद रहा। कमरे के अंदर बेकरारी से टहलता रहा और अपने आप को कोसता रहा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता आया था। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ा हूँ। वालिदैन का लाड प्यार मुझसे बहुत ज्यादा था। वालिद महकमा आसारे कदीमा में ऑफिसर थे, लेकिन चूंकि ईमानदार ऑफिसर थे इसलिए मुश्किल ही से गुजर बसर होती थी। कोई 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ तो अंदेशा था कि हम माशी दबाव में आ जाएंगे, लेकिन वालिद साहब की दूर अंदेशी ने हमें संभाल लिया। उन्होंने अच्छे वक्त में एक बड़ी सड़क के किनारे 2 कनाल जमीन ली थी। कुछ जमीन खाली छोड़ दी थी, बाकी में घर तामीर किया, मगर इस तरह के अगर हम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाते तो ग्राउंड फ्लोर पर 10-12 दुकानें तामीर करके किराए पर चढ़ाई जा सकती थी। हमने ऐसा ही किया। इसके अलावा वालिद साहब की बीमा पॉलिसी ने भी हमें फायदा दिया। मैं बचपन में जिस्मानी लिहाज से खासा कमजोर वाक़ हुआ था, ताहम लड़कपन तक पहुंचते पहुंचते जिस्म पर थोड़ी बहुत बोटी आ गई। उसके बावजूद हम उम्र लड़कों में मुझे सिंगल पसली ही समझा जाता। लड़ाई भिड़ाई मेरे बस की बात नहीं थी, मगर लड़कपन और जवानी में बार बार ऐसे मौके आए थे जब मेरे लिए लड़ना जरूरी था। ऐसे मौकों पर अक्सर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। टांगों से जान निकलती महसूस होती और दिल 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता। अपनी इस खामी पर काबू पाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सका। आजकल फिर वही सूरत-ए-हाल दरपेश थी। शूमी किस्मत सरवत के महल्ले का ही लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। उस दिन कमरे में बेकरारी से टहलते टहलते मैंने फैसला कर लिया कि 2-3 माह के लिए सरवत से मेलजोल बिल्कुल बंद रखूंगा और सरवत से भी कहूंगा कि वो बस में कॉलेज जाने के बजाय ना सिर्फ भाई के साथ मोटरसाइकिल पर चली जाया करे। पिछले 2-4 सालों में जब भी मुझे कहीं अपनी तवानाई के सबब हुजीमत उठाना पड़ी या शर्मिंदगी का सामना हुआ, मेरे अंदर एक ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हुई और वो ये कि मैं खुद को जिस्मानी तौर पर मजबूत करूं। कम अज कम इतना तो कर सकूं कि अपने जैसे किसी बंदे की ज्यादती का मुनासिब जवाब तो दे सकूं। उन दिनों मार्शल आर्ट का काफी शोर था। कराटे के क्लब खुले हुए थे। मैं भी गाहे बगाहे उर्दू बाजार के करीब वाक़े क्लब में जाता रहा था और हाथ पांव चलाता रहा था। बहरहाल मेरी इस मसरूफियत में मुस्तकिल मिजाजी की कमी थी। अमूमन 2-4 माह तक क्लब जाने के बाद मेरी तवज्जो हट जाती थी, ध्यान किसी और तरफ चला जाता था। ध्यान दोबारा क्लब की तरफ तब आता जब फिर किसी जगह शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। उन दिनों मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि जिस्मानी फिटनेस अलहदा चीज है, जबकि लड़ाई भिड़ाई वाला मिजाज रखना दीगर बात है। स्नैक बार वाले वाक़े के बाद मैंने एक बार फिर शदोमन से मार्शल आर्ट क्लब जाना शुरू कर दिया। उन दिनों हमारा ये क्लब उर्दू बाजार के करीब से तब्दील होकर अनार कली की तरफ चला गया था। मुदस्सर आरिफ साहब हमारे उस्ताद थे। वो बड़ी मेहनत से हमें दाव पीच सिखाया करते थे। मैं 6-7 हफ्ते तक बाकायदगी से गया, लेकिन फिर उन्हीं दिनों मुझे टाइफाइड हुआ और क्लब जाने का सिलसिला एक बार फिर मुनक़ते हो गया। मैं जनवरी की वो ठिठरी हुई सपैर कभी नहीं भूल सकता। मैं अपनी वालदा के साथ लिबर्टी मार्केट से शॉपिंग करके घर वापस आया तो फोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सरवत की छोटी बहन नुसरत थी। उसने इश्कबार लहजे में कहा, भाईजान बाजी का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्होंने 12 बजे आना था, अब 3 बज गए हैं। वो कॉलेज में भी नहीं है। मैं सरतापा लरज गया तो कहाँ गई वो? अब्बू और नासिर भाई पुलिस स्टेशन गए हैं। किसी ने उन्हें खबर दी है कि बाजी को वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी और हिचकियों से रोने लगी। इसी दौरान में सरवत की फुप्पो ने रिसीवर थाम लिया। उन्होंने भी रोते हुए कहा, ताबश बेटा जल्दी से थाने जाओ। पता चला है कि घर के पास वाली सड़क से कुछ लोगों ने सरवत को जबरदस्ती गाड़ी में डाला है और ले गए हैं। मेरी निगाहों के सामने जमीन आसमान घूमने लगा। रिसीवर फेंककर मैं तेजी से गैराज की तरफ बढ़ा। अम्मी आवाजें ही देती रह गई। क्या हुआ ताबश? आकर बताता हूँ, मैंने कहा और लरजते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर आ गया। मेरा ध्यान सीधा वाजी और उसके यारों की तरफ जा रहा था। हालांकि चंद दिन पहले भी मैंने फोन पर सरवत से पूछा था। उसने बताया था कि आजकल वाजी नजर नहीं आ रहा। मुझे उस वक्त भी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी।
मुझे लगता था कि शायद वो मुझे परेशानी से बचाना चाहती है और आज के वाक़े ने तो मेरे बदतरीन अंदेशों को हकीकत का रंग दे दिया था। मैं सीधा थाने पहुंचा। सरवत के वालिद खालू उस्मान, उनके 2 महल्लेदार दोस्त और नासिर भाई थाने ही में मौजूद थे। लगता था अभी थोड़ी देर पहले खालू उस्मान और थानेदार में तलख कलामी हुई है। कशीदा से माहौल में थानेदार कच्ची रिपोर्ट लिख रहा था। खालू उस्मान बता रहे थे ये 2-3 बंदे थे, उनमें से एक शायद स्टेशन वैन के अंदर ही बैठा हुआ था। उन्होंने चेहरे मफलर वगैरह में छुपा रखे थे। उन्होंने मेरी बच्ची को घसीटकर वैन में फेंका है। ये देखें, मौके से उसकी ये 2 किताबें मिली हैं। खालू उस्मान ने लरजते हाथों से 2 किताबें थानेदार की मेज पर रखी। बेशक ये सरवत की किताबें थी। थानेदार ने किताबें भी अपनी तहवील में ले ली। नंबर प्लेट पढ़ी है किसी ने? थानेदार ने कदरे नरम लहजे में पूछा। नहीं, पर गाड़ी का रंग 2-3 बंदों ने देखा है। थानेदार के पूछने पर खालू उस्मान के दोस्त वहाब साहब ने तफसील से गाड़ी के बारे में बताया। थानेदार की हिदायत पर एक ASI वायरलेस सेट पर पेट्रोलिंग गाड़ियों से राब्ते में मसरूफ हो गया। खालू उस्मान का चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ही ना हो जाए। मैंने नासिर भाई को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे तो लगता है ये उन्हीं लड़कों का काम है। कौन लड़के? वही वाजी, शकील और कादर वगैरह। मैंने आपको उनके बारे में बताया था। नहीं ताबश, नासिर भाई ने नफी में सारी लाया। मुझे नहीं लगता कि ये उनका काम है। जिस वक्त ये मामला हुआ वाजी वगैरह अपने घर की छत पर थे। वैसे भी लोगों ने जिन 3 बंदों के बारे में बताया है वो अपने हुलिये से बड़ी उम्र के लगते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाजी वगैरह ने किसी दूसरे से ये काम करवाया हो? मैंने ख्याल जाहिर किया। गर्व की शिद्दत से मेरी आवाज टूट रही थी। अभी क्या कहा जा सकता है? वैसे वाजी के वालिद सराज साहब तो खुद रिपोर्ट दर्ज कराने अब्बू के साथ आए हुए हैं। ये जो दाईं तरफ करीम कलर की शलवार कमीज में है, नासिर भाई ने एक सेहतमंद शख्स की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने कायदे की कार्रवाई करके और हमें तसल्ली तशफी देकर वापस भेज दिया। मैं खालू वगैरह के साथ ही उनके घर वापस चला गया था। घर का माहौल सख्त अफसुर्दा था। सरवत की दादी मुसलसल मुसल्ले पर थी और सजदे में गिरी हुई थी। खाला सुफिया का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो भी किसी उम्मीद अफजा इतला के लिए टेलीफोन से लगी बैठी थी। महल्ले की 2-3 औरतें भी मौजूद थी। मैंने खाला सुफिया को तसल्ली दी। वो मेरे गले से लगकर सिसकने लगी। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार वाजी और उसके साथियों की तरफ जा रहा था। मैं उनसे मिलना और बात करना चाहता था, लेकिन फिर यह ख्याल भी ज़हन में आता था कि कहीं बिगड़ा हुआ मामला और बिगड़ ना जाए। सिर्फ शक की बुनियाद पर वाजी वगैरह पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था। मैंने फोन करके वालदा और चच्ची को भी खाला सुफिया के घर ही बुला लिया। मैं चाहता था कि वो इनके पास रहें और दिलासा दें। वो रात जिस मुश्किल और करम में गुजरी मैं ही जानता हूँ। मैं गाड़ी लेकर दीवानावार सड़कों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों पर घूमता रहा। मेरे कॉलेज के एक दोस्त ज़ुबैर खान के भाई पुलिस ऑफिसर थे। ज़ुबैर खान से फोन पर बात हुई। उसने कहा कि आ जाओ, अभी जाकर भाई से मिलते हैं और मशवरा करते हैं। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह कम नहीं हुआ था। मैं खाला के घर से निकला और गाड़ी पर ज़ुबैर की तरफ रवाना हुआ। अभी मैं 2 अंदरूनी सड़कों से निकलकर बड़ी सड़क पर मुड़ने ही वाला था कि सामने से आने वाले एक रिक्शे की वजह से रफ्तार धीमी करना पड़ी। जगह थोड़ी थी और मैं चाह रहा था कि रिक्शा आसानी से गुजर जाए। अचानक मेरी निगाह रिक्शे के अंदर बैठी सवारी पर पड़ी और मैं भूंचका रह गया। ये सरवत थी। उसके सर पर दुपट्टा था और दुपट्टे के पल्लू ने 2/3 चेहरे को नकाब की तरह छुपाया हुआ था। मैंने इस सरवत को नहीं, उसने भी मुझे देख लिया था। उसके चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए। मैंने गाड़ी रोक ली, रिक्शा भी रुक गया। मैं दरवाजा खोलकर जल्दी से सरवत के पास आ गया। वो रिक्शे से उतर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। सुबह के इन अव्वलीन लम्हों में ये अंदरूनी सड़क तकरीबन सुनसानी थी। सरवत मेरे कंधे से चिमट गई और सिसकियों से रोने लगी। सुबह की नव्वलीन लम्हों में ये अंदरूनी सड़क तकरीबन सुनसानी थी। सरवत मेरे कंधे से चिमट गई और सिसकियों से रोने लगी। मैंने रिक्शे वाले को किराया देकर रुखसत किया और सरवत को लेकर गाड़ी में आ बैठा। सरवत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, उसने रोते हुए कहा। 1-2 राहगीर ताज्जुब से हमें देख रहे थे। मेरी गाड़ी का रुख बड़ी सड़क की तरफ था। मैंने गाड़ी को उसी रुख पर आगे बढ़ाया और 3-4 मिनट ड्राइव करने के बाद एक चिल्ड्रन पार्क के अकब में रोक दिया। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। सरवत आंखें बंद किए मुसलसल सिसक रही थी। मैंने उसका कंधा थपथपाया और तसल्ली बख्श लहजे में कहा, सरवत तुम जिंदा सलामत हमारे पास आ गई हो, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बाकी सब कुछ बेमानी है। मुझे बस इतना बता दो वो कौन लोग थे जो तुम्हें लेकर गए थे। वो बदसूर रोती रही। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, चलो ठीक है, कुछ ना बताओ। अगर तुम्हारे जहन पर बोझ पड़ता है तो खामोश रहो। मेरे लिए ये खुशी कम नहीं कि मैं तुम्हें सही सालम अपने सामने देख रहा हूँ। खाला खालू बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। एक एक सेकंड उन पर भारी गुजर रहा है। चलो चलते हैं। मुझे लगा वो कुछ कहना चाह रही है। क्या बात है सरवत, जो कहना है बिला झिझक कहो। उसने आंसू पूंछ लिए और कदरे हौसले में नजर आने लगी। आंसुओं के चंद घूंट भरकर वो बोली, मुझे ले जाने वाले वाजी और उसके दोस्त थे। ये इंकिशाफ धमाका खेज था, लेकिन मेरा मतलब है सरवत वो खुद तो मौके पर मौजूद नहीं थे।
नासिर भाई ने बताया कि वो मैं हकला कर रह गया। हाँ, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, किसी से कराया है। तो मुझे सब कुछ तफसील से बताओ सरवत, शुरू से बताओ क्या हुआ था। अगले 5-10 मिनट में सरवत ने अश्कबार लहजे में और रुक रुक कर मुझे जो कुछ बताया उसका खुलासा ये है। करीबन 8-10 रोज पहले सरवत के भाई नासिर को किसी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ा था। उन दिनों 2-3 बार सरवत हस्बे साबिक बस में कॉलेज गई। एक दिन बस स्टॉप पर वाजी ने फिर सरवत से बदतमीजी की। उसने 2-3 शर्मनाक जुमले कसे, जिसके बाद सरवत भी तैश में आ गई। उसने उसे बुरी तरह डांटा, धमकाया और कहा कि तुम गंदी नस्ल से हो। इससे पहले कि लोग इकट्ठे हो जाते, वाजी अपनी डबल साइलेंसर मोटरसाइकिल पर वहां से रफू चक्कर हो गया। बेहतर था कि सरवत इस वाक़े के बारे में घर वालों को या फिर मुझे बता देती, लेकिन वो ये सब कुछ पी गई। उसने उम्मीद की कि शायद इस वाक़े के बाद वाजी को अकल आ जाए और वो इस मामले को मजीद खराब नहीं करेगा, मगर ये सब कुछ खामे ख्याल साबित हुआ। कल सुबह सरवत को फिर बस में कॉलेज जाना पड़ा। शायद वाजी और उसके साथी किसी ऐसे ही मौके की ताक में थे। जब वो दोपहर के वक्त कॉलेज से वापस आ रही थी, अचानक 2 हट्टे कट्टे अफराद ने उसे घसीट कर स्टेशन वैन में डाल दिया। उसके मुंह पर एक बदबूदार रुमाल रखा गया। सरवत कुछ देर के लिए होशो हवा से बिल्कुल बेगाना हो गई। जब होश आया तो शाम होने वाली थी। वो एक नामालूम कमरे में थी। उसके दोनों हाथ नायलून की रस्सी से पुश्त पर बंधे हुए थे। फर्श पर एक फोम पड़ा था और कोने में अलमारी रखी हुई थी। सरवत का सर भारी हो रहा था और जी बतला रहा था। उसने मदद के लिए पुकारना शुरू किया और बंद दरवाजे को ठोकरें मारी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वाजी अंदर आ गया। उसने सरवत को धकेल कर फोम पर फेंका और चाकू निकाल कर उसे धमकाया। उसके साथ ही बोला कि वो जितना मर्जी चिल्ला ले, यहाँ दूर दूर तक उसकी आवाज सुनने वाला और कोई नहीं। सरवत के हाथ रस्सी की सख्त बंदिश से नीले हो रहे थे। वाजी ने चाकू की मदद से रस्सी काट दी। सरवत ने उसकी मिन्नत समाजत की, उससे माफी मांगी, उससे कहा कि वो उसे जाने दे। वाजी ने जवाब में कहा कि वो गंदी नस्ल का है और उसका थोड़ा बहुत सबूत दिए बगैर वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। सरवत ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोला, मैं भी तो 1 साल से तुम्हारे पीछे आगे फिर रहा हूँ, तुम्हारी मिन्नत तरला कर रहा हूँ, लेकिन तुम टस से बस नहीं होती हो। जिसके साथ गुलछरे उड़ाती हो उसमें क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो हम में नहीं है। बाकी मैंने तुम्हें यहाँ रखना नहीं है, छोड़ देना है, लेकिन छोड़ने से पहले थोड़ी सी सजा जरूर देनी है। इन बातों के दरमियान ही अचानक कहीं आसपास पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। वाजी के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। वो तेजी से बाहर निकला और निकलते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर गया। ताम वो सरवत के हाथ दोबारा नहीं बांध सका था। किसी साथ वाले कमरे से उसकी आवाज आई। वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। फिर वो सारे अफरा तफरी में कहीं चले गए। सरवत मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती रही। उसे डर था कि कहीं पुलिस की गाड़ी उसे ढूंढे बगैर आगे निकल ना जाए। वही हुआ जिसका अंदेशा था। सरवत की मदद के लिए कोई नहीं आया। गाड़ी गालबन आगे निकल चुकी थी। सरवत को कुछ मालूम नहीं था कि वो लाहौर में है या लाहौर से बाहर, और ये कौन सी जगह है। जब दरवाजा पीट पीट कर उसके हाथ जख्मी हो गए और चिल्ला चिल्ला कर गला बैठ गया तो उसको यूं लगने लगा कि शायद इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं, मगर उसकी छठीस कह रही थी कि कोई मौजूद है, बस दम साधे बैठा है। शदीद परेशानी और खौफ के बावजूद सरवत अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगी थी। वो मुसलसल सोच रही थी कि इस कमरे से कैसे निकला जा सकता है। कमरे की इकलौती खिड़की से बाहर आने ग्रिल लगी हुई थी और किसी स्टोर नुमा तारीख कमरे की झलक नजर आती थी। अटैच बाथरूम में भी एक छोटी खिड़की मौजूद थी और वहां भी मजबूत आहनी ग्रिल लगी हुई थी। सरवत ने अलमारी खोल ली। वहां से उसे छोटे दस्ते की एक हथौड़ी मिल गई। वो उसी हथौड़ी के साथ कमरे की खिड़की के ग्रिल पर जरबे लगाने लगी। उसे मालूम था कि वो इस आहनी ग्रिल का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ताहम उसे उम्मीद थी कि अगर कोई बाहर मौजूद हुआ तो इस हरकत के बाद सामने जरूर आएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। सरवत ने हिम्मत की और दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी हो गई।